हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज़ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। और ये हमारी बिहार की भूगोल की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं और इस वीडियो में जो हमारी सेकंड वीडियो आज की वीडियो है उसमें हम लोग बिहार की मृदा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, उनसे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग वन लाइनर में यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग बिहार की हिस्ट्री को कंप्लीट करवा चुके हैं, सिर्फ 3 वीडियो में करवा चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर भी हमने वन लाइनर में ही कंप्लीट करवाया था। ठीक है, और बिहार स्पेसिफिक की अगर बात करें तो हम लोगों ने करंट अफेयर जो कि पिछले 6 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे, स्पेसिफिकली बिहार के, ये जो करंट अफेयर थे ये बिहार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे। बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज़ डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आप हमारी सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। और देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ है ये जो अभी आने वाले इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, अभी आने वाला है, वो भी रिसेंटली बहुत जल्दी आने वाला है। बिहार पुलिस का हो गया है ना, 70वीं बीपीएससी आने वाला है अभी। ठीक है, 70वीं बीपीएससी आने वाला है, या फिर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और भी कई एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो गया है ना, ऑडिटर के एग्ज़ाम हो गए। अब बिहार में जो भी इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं उसमें बिहार के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जाता है, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो। तो हमारी ये जो बिहार स्पेशल की सीरीज़ है इसके अंदर स्टैटिक पार्ट और जो करंट अफेयर है, पूरा करंट का पार्ट, उसको फोकस रख के ही आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो हमारी वीडियो को पूरा सुने, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिहार की मिट्टियों के बारे में, है ना। बिहार की मृदा का टॉपिक हम लोग आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्या है कि अगर हम लोग निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से अगर हम देखें, निर्माण प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जिस तरह से कोई मिट्टी बनी है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ मिट्टियों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ थ्योरी नहीं है, ये हैं सारे क्वेश्चंस ही, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा समझते हुए करेंगे जिससे कि हम लोग उसको कभी ना भूलें। ठीक है, तो देखो, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार की मिट्टियों को 2 प्रधान कोटियों यानी कि कैटेगरीज में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सी है? तो एक है अवशिष्ट मिट्टी और दूसरी है प्रवाही यानी कि अपोढ़ मिट्टी। अब देखो, अवशिष्ट मिट्टी कौन सी होती है इसको हम समझ लेते हैं कि अवशिष्ट मिट्टी है कौन सी। देखो, अवशिष्ट मिट्टी वो मिट्टियाँ हैं जिनका जो निर्माण होता है ना उस स्थान पर स्थित चट्टानों से हुआ है। अब मानो जैसे कोई एरिया है ना, कोई क्षेत्र है, वहाँ पर अब कोई चट्टान है, अब उस चट्टान से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी कि मिट्टियों के इस प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं उनके निर्णायक तत्वों वाली चट्टानें उसके समीप ही विद्यमान होती हैं। यानी कि जब ये चट्टानें जो हैं इनके अंदर टूट फूट होगी, है ना, टूट फूट होगी, तो उसके जो आसपास का जो क्षेत्र होगा, इसके पास जो इसके कण धूल के जाएंगे, यही आसपास के एरिया में, है ना, एक जो उसका समीप का जो क्षेत्र होगा इस एरिया में ये मिट्टी पाई जाएगी। और क्या लिखा है यहाँ पर कि मिट्टियों के निर्णायक तत्वों वाली चट्टानें भी उसके समीप होंगी, यानी कि चट्टानें भी समीप होंगी और मिट्टियाँ भी यहीं पाई जाएंगी। ठीक है ना, तो ये हो गई अवशिष्ट मिट्टी। तो आपको समझ में आ चुका अवशिष्ट मिट्टी कौन सी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये है प्रवाही मिट्टी यानी कि अपोढ़ मिट्टी। अब ये जो है ये निर्मायिका चट्टानों के स्थान से प्रवाहित होकर अलग स्थान पर निष्पेक्ष रूप से फैल जाती हैं, यानी कि ये कोई चट्टान है, अब इस चट्टान में जब टूट फूट होगी, है ना, टूट फूट होगी तो इसके कण जब फैलेंगे, इसके कण दूर दूर तक उड़कर फैल कर चले जाएंगे तो एक अपोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बना लेंगे। ये थोड़ी सी दूर से अलग से हो गए हैं तो यहाँ पर अपोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बन चुका है। तो दोनों मिट्टियाँ समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार में कौन सी 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आपको अवशिष्ट मिट्टी पर भी टिक करना है और प्रवाही या अपोढ़ मिट्टी पर भी करना है, क्योंकि बिहार में दोनों ही तरह की जो मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। जी हाँ, अवशिष्ट और प्रवाही अपोढ़।
आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है अवशिष्ट और अपोड़ का, ये आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। एक इमेजिनेशन में बनाकर आपको चलना है कि हाँ हमें ये समझ में आ चुका है। अच्छा, अब इसकी प्रधानता कहाँ पर है अपोड़ मिट्टी की, तो ये है गंगा का उत्तरी मैदान में, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो, अब ये तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, ठीक है। अब उस मिट्टी का और भी कैटेगराइजेशन है, वो कैसा है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भौतिक, ठीक है ना, भौतिक हो गया या फिर रासायनिक हो गया, ठीक है। भौतिक, रासायनिक, रचनात्मक, इन सारी विशेषताओं को लेकर अगर एक कैटेगराइजेशन करा जाए तो भी कई प्रकार की मिट्टियाँ हैं। जैसे कि कौन कौन सी हैं, जैसे कि तराई क्षेत्र की मिट्टी हो गई, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गई, बलसुंदरी मिट्टी हो गई, ताल की मिट्टियाँ हो गई, या फिर करेल कैवाल मिट्टियाँ हो गई, बलथर मिट्टियाँ हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना, वो ये वाला कैटेगराइजेशन शुरू हो रहा है, इसको दिमाग में रखकर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब पहला कौन सा आता है, पहला आता है तराई क्षेत्र की मिट्टी वाला, ठीक है ना। अब देखो, हमने पहले भी आपको एनसीईआरटी में ये करा चुके हैं, और जो हमारी 8 MCQs की सीरीज़ है उसमें भी हमने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है, कि तराई क्षेत्र क्या होता है। देखो, अब जैसे मानो कि ये पहाड़ है, ठीक है, अब पहाड़ से जो कि बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ टूट टूट के गिरते हैं, है ना, लुढ़क लुढ़क कर नीचे आते हैं, और बड़े बड़े पत्थर जब गिर जाते हैं तो उस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर, ठीक है। अब यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं, अब जो नदियाँ आएंगी ना वो इनके नीचे से निकलेंगी। नदियाँ भाबर वाले क्षेत्र में दिखती नहीं है, थोड़ा और दूरी पर जाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर तराई क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर हमें उन नदियों का पानी दिखाई देता है, तराई क्षेत्र, ठीक है। तो बस इसी वाले क्षेत्र की मिट्टी को हमने क्या बोला है, तराई क्षेत्र की मिट्टी, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा आगे वाला भी जान लेते हैं। अब देखो, अब मानो कि नदी यहाँ पर पूरी स्ट्रीम दिखाई दे रही है, अब उसके आसपास का जो एरिया है जहाँ पर ये जो नदी है अपना फ्लड लेकर आती है ना, यानी कि बाढ़ लाती है, उसकी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी कर देती है, तो उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी कहा जाता है। और इसके और दूरी पर जाएंगे तो उसकी और दूरी पर होता है भांगर, ठीक है। अब ये बेसिक डायग्राम है, इसको अपने दिमाग में रखना है और फिर इन मिट्टियों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अपनी कॉपी में साथ ही साथ शॉर्ट नोट बनाते चलिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, तराई क्षेत्र आपको समझ में आ चुका है कि तराई क्षेत्र की मिट्टी कौन सी होगी। तो देखो, यहाँ पर है पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। अब देखो, यहाँ पर ये क्यों बोला है कि पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक क्यों बोला है, क्योंकि देखो, आप इसको ना हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर ये मैप है। अब देखिए, यहाँ पर ये क्या है, आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की तरफ क्या है, एक तो नेपाल कंट्री है दूसरी, और यहाँ पर है हमारा हिमालय, ठीक है। हिमालय की रेंज हो गई यहाँ पर, है ना, ठीक है। यानी कि शिवालिक की रेंज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो नेपाल से है, बिहार से टच कर रही है, तो ये शिवालिक की रेंज होगी, हिमालय की रेंज आ रही है। अब उस हिमालय से जो यहाँ का जो रीजन होगा, है ना, आसपास का जो रीजन होगा, यहाँ पर देखो, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, ठीक है। तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, तराई क्षेत्र ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो होगी तराई क्षेत्र की मिट्टी होगी। तो समझ गए ना ये वाली बात जो मैंने आपको समझाई है, अभी पहले डायग्राम समझाया और अब मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दी। तो देखो, पश्चिम चंपारण से, यानी कि पश्चिम चंपारण से लेकर कहाँ तक, किशनगंज तक, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले भी आपको अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा होता है, ठीक है। कैसा होता है, हल्के भूरे रंग का होता है और पीला रंग होता है, ठीक है। और 5 से 7 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी है, यहाँ पर एक पट्टी होती है, ठीक है ना, मतलब उसकी चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ पर। तो 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। और विस्तार जो अभी मैंने आपको बताया, विस्तार यही है कि पश्चिम चंपारण हो गया, ठीक है, और सीतामढ़ी हो गया, और अररिया, ठीक है, अररिया है, और किशनगंज है, ठीक है। और देखो, ये क्योंकि बिहार जो है हमारा भारत में है, तो बिहार और नेपाल है ना, बिहार और भारत और नेपाल के
सीमांतर ये पड़ता है, ठीक है ना, समझ गए। और अगर इसकी प्रमुख फसलों की बात हम लोग करें, है ना, अब यहाँ पर प्रमुख फसलें भी उगती होंगी, तो वो फसलें कौन कौन सी हैं, तो वो हो गई गन्ना हो गई, है ना, गन्ना पानी में उगता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है गन्ने को उगाने के लिए। एक धान हो गया, एक हो गया पटसन, पटसन यानी कॉटन, कॉटन को पटसन बोलते हैं, ठीक है ना। तो गन्ना, धान और पटसन, इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए ये इस वाले रीजन में ये उगाना आसान रहता है और अच्छा भी रहता है, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए ये वन लाइनर में क्वेश्चन है सारे, ये सारे क्वेश्चन है, जैसे कि मिट्टी का हल्का रंग, यहाँ की मिट्टी का हल्का रंग ये भूरा आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या है, भूरे रंग का, भूरा रंग, ठीक है। भूरा रंग हो गया, 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है, और विस्तार देख लिया पश्चिमी चंपारण। ये सारे क्वेश्चंस हैं रियलिटी में, ठीक है, हमने तो सिर्फ आपको यहाँ पर वन लाइनर की फॉर्म में करवाए हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र की मिट्टी से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो फसलें पूछी गई हैं कि कौन सी फसलें होती हैं जो तराई क्षेत्र में उगाई जा सकती हैं, ज़्यादा अच्छे से उगती हैं, ठीक है ना, कितने किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है हमारा, अगला देख लेते हैं। अब अगला आता है नवीन जलोढ़, ठीक है। नवीन जलोढ़ को अगर हम देखें तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो पूर्णिया सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको जो डायग्राम पढ़ाया था उसको आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना, उसके हिसाब से फिर पढ़ना है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कुछ पाई जाती है पूर्णिया, देखो ये रहा, ये पूर्णिया का क्षेत्र हो गया और सहरसा का हो गया, ठीक है ना, ये हो गया पूर्णिया और सहरसा का कोसी क्षेत्र। और इसका यहाँ पर इसका सर्वाधिक विस्तार है, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो इसका एक्सटेंशन है, हम क्या बोलेंगे कि इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात हो रही है, ठीक है। किसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात हो रही है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के, ठीक है। चलो अब यहाँ की फसलें देख लेते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं। तो यहाँ पर भी धान यानी कि चावल, ठीक है ना, एक होता है गेहूँ यानी कि वीट की बात हो रही है, और एक हो गया हमारा, एक है ज्वार, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जूट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी फसलें प्रधानता से उगाई जाती हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हमारा बलसुंदरी मिट्टी। अब देखो जो बलसुंदरी मिट्टी है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो पूर्णिया के दक्षिणी भाग से, यानी कि ये वाला पूर्णिया है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर ये जाती है सहरसा, ठीक है ना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। देखो मुजफ्फरपुर इसके दक्षिणी भाग को घेरते हुए, दक्षिणी भाग को घेरते हुए पूरे सारण जिले, अब सारण कहाँ पर आएगा, सारण देखो ये आएगा, तो पूरा सारण जिला हो गया, ठीक है। चंपारण हो गया, चंपारण के शेष दक्षिणी भाग में ये फैला है। तो बलसुंदरी मिट्टी का अगर मैं बोलूँ तो मोटा मोटा हमारा एरिया कौन सा बन जाएगा, इस तरह का ये एरिया बन जाएगा बलसुंदरी मिट्टी का, ठीक है ना। ये वाला जो भी हमने जिलों के नाम बोले हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बोले हैं, तो ओवरऑल दिमाग में बिठाने के लिए हम ऐसा इमेजिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी प्रधान फसलें हैं। तो देखो यहाँ पर भी धान होता है यानी कि चावल, ठीक है, और एक है गेहूँ, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, अब तक तो गन्ना उग रहा है, ठीक है। अब चना यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो चना हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ देखो ये वही है जो मैंने आपको बताया है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बता दी, सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा के जिलों में है, ये इसकी प्रमुख फसलें हो गई। बलसुंदरी मिट्टी जो मैंने आपको बताई है कि पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरते हुए पूरे सारण जिले तथा चंपारण के शेष दक्षिणी पश्चिम भाग में फैला है। अब देखो ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलसुंदरी मिट्टी के बारे में ये पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है क्योंकि बिहार के स्पेसिफिक क्वेश्चन से ही है, बिहार की ज्योग्राफी है तो बिहार के एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो पूर्णिया से लेकर के कहाँ से कहाँ तक है, ये है मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, चंपारण। ये हमें याद रखना होगा कि बलसुंदरी वर्ड अगर आएगा तो हमें इन वाले ज़िलों पर अपनी इमेजिनेशन रखनी है, दिमाग में सोचना है कि हाँ ये वाले एरियाज़ थे, ठीक है, और ये वाली हमें फसलें याद रखनी है। चलिए
तो मैप में अगर बनाते हुए चलेंगे, सोचते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमारा हमेशा ही याद रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम थोड़ा चैनल के बारे में देख लेते हैं। हमारा जो चैनल है वहाँ पर कई सारी सीरीज़ चल रही हैं। एक है बिहार स्पेशल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स भी है और स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर दोनों ही पार्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। दूसरा आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को 2 सीरीज़ में बांट रखा है। एक है एनसीईआरटी की डिटेल एनालिसिस और दूसरी है एमसीक्यूज़। डिटेल्ड वाले में हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं और यहाँ पर नोट्स भी दिए जाते हैं आपको। ठीक है, और इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग इस वाली सीरीज़ में करवाते हैं। और आपको पता है अभी जो शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हमारी इस एनसीईआरटी सीरीज़ में से ही आए हैं। ठीक है, तो आप भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा GS 8 MCQs की सीरीज़। यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आपके 8 MCQs बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको न्यूज़ भी पता चलती है और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमारे एग्ज़ाम में दे सकता है ये भी पता चलता है। एक है हमारी मंथली मैगज़ीन। देखिए मंथली मैगज़ीन ने पिछले महीने का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होता है उसको हम लोग 1 लाइनर में कंपाइल करके लेकर आते हैं मैगज़ीन के रूप में। और अभी हमारे पिछले महीने की जो जुलाई गई है उसको 41 लाइनर्स में हमने कंप्लीट किया है। तो आप यहाँ से अपना पूरे महीने की मैगज़ीन को कवर कर सकते हैं और करंट अफेयर से फैमिलियर हो सकते हैं। ठीक है, एक है हमारी ट्रिक्स 5 MCQs की। इसमें वही वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर ट्रिक से पढ़ लेते हैं जिससे कि हम लोग कभी ना भूलें। मेंस टॉपिक्स की अगर बात करें तो ये उन बच्चों के लिए जो कि शुरुआत से ही मेंस को लेकर चलते हैं। तो रेगुलरली हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और पॉलिटी MCQs को अगर देखें तो कई सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं, आप जाकर इनको देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और हमारा पूरा चैनल जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, दोनों ही बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करल कैवाल मिट्टी। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर से होता हुआ भागलपुर तक है ये। ठीक है, अत्यधिक उर्वरा शक्ति उसमें पाई जाती है और बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में पाई जाती है। अब देखो ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, ये जो रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, ये जो एक्सटेंशन है यानी कि ये जो विस्तार है मिट्टियों का, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो। देखो इसको ना हम लोग उसमें देख लेते हैं, अपने मैप में पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए तो मैप निकालते हैं। हाँ देखो ये रहा मैप। अब देखो ये हमारी कौन सी मिट्टी थी, ये थी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और करल कैवाल मिट्टी। ठीक है ना, करैल कैवाल आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। तो ये है रोहतास। देखो रोहतास कहाँ पर है, देखो ये रोहतास आ गया। ठीक है, तो ये है रोहतास से लेकर ये गया हो गया। ठीक है, गया है, पटना है और मुंगेर है। ठीक है, और मुंगेर से लेकर भागलपुर तक का। तो अगर मैं इसको कलरफुल कर दूं तो ये वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, अब मैं इसको और कलरफुल कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया, मोटा मोटा जनरल व्यू लिया है कि हाँ ये वाला एरिया है जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, यानी कि करैल कैवाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और ये मिट्टी कैसी है, जो कि अत्यधिक उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी है, यानी कि मोस्ट फर्टाइल है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है ना, उर्वरा शक्ति इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में। अब देखो आपको पता है कि गंगा नदी, गंगा मैया यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बहती हैं बिहार में। ठीक है ना, तो अब गंगा मैया का दक्षिणी पार्ट कौन सा हो गया, तो गंगा मैया का दक्षिणी पार्ट तो यही वाला हुआ ना, ये नीचे वाला दक्षिणी हुआ और ऊपर वाला कौन सा हुआ, उत्तरी पार्ट, तो ये दक्षिण में आ गया। तो दक्षिण में कौन सी हो गई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और करैल कैवाल मिट्टी। ठीक है, तो हमने दक्षिणी पार्ट भी समझ लिया। चलो अब देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखो हमने ये पढ़ा यहाँ पर कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी और ये है करैल कैवाल। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करैल और कैवाल मिट्टी आएगा। तो देखो रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर। अब देखो अगर ये पूछा जाए, ठीक है ना, कि तो गया,
पटना मुंगेर से होता हुआ भागलपुर तक है। तो हमें ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमें याद ही रखने हैं, मोटे मोटे तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट्स हमें यानी कि ज़िले हमें याद रखने हैं कि हाँ हमें करेल केवाल मिट्टी के लिए यही ज़िलों पर टिक करना है, ठीक है ना। वो तो मैंने सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए आपको पढ़ाया है, जिससे कि आपके दिमाग में फीड हो जाए कि हमने एक जर्नल व्यू पढ़ लिया, ठीक है ना। हमने एक जर्नल व्यू पढ़ लिया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एरिया कौन सा है, लेकिन अगर ज़िले पूछे जाएं तो ज़िले हमें यही दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। और बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में, अब ये भी नहीं भूलेंगे क्योंकि हमने गंगा का क्षेत्र भी देख लिया, गंगा के दक्षिणी भाग को भी देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगली मिट्टी, ये है बलथर मिट्टी। तो देखो बलथर मिट्टी में क्या है कि ये बिहार के मैदानी भाग के गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर, जहाँ से छोटा नागपुर का पहाड़ी हिस्सा आरंभ होता है, वो बलथर मिट्टी का संकीर्ण विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी कहाँ पर आएगा, जो अभी हमने पढ़ा कि ये है गंगा नदी, और गंगा नदी के दक्षिण पश्चिम में पाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हुआ, यानी कि साउथ वेस्ट में पाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा इस तरफ आ जाएगा साउथ वेस्ट में, क्योंकि इधर ही की तरफ क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ेगा, है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर ही की तरफ पड़ेगा, तो बस वहीं पर ये मिट्टी पाई जाएगी, तो इसीलिए ये साउथ वेस्ट वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रमुख फसलें कौन सी हैं, यह है अरहर, ज्वार और बाजरा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ताल की मिट्टी। तो अब देखो ताल की मिट्टी कौन सी है, ये भी गंगा के दक्षिणी तट पर ही है, ठीक है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का ये विस्तार है। अब यहाँ पर कौन सी हैं प्रधान फसलें, ये है दलहन, तिलहन और गेहूँ। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फसलें हैं, ये हमें याद रखनी है। और ताल की मिट्टी का ये जो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, इसका जो विस्तार है ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है लाल बलुई मिट्टी। एक लाल बलुई मिट्टी भी है यहाँ पर, तो वो कहाँ पर है, वो है रोहतास एवं कैमूर के पहाड़ी भाग में। इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ इसको देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा रोहतास, ये वाला ये रोहतास है, और ये है कैमूर। इसका जो पठारी भाग है ये याद रखना है कि रोहतास का पठारी भाग और कैमूर का पठारी भाग, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। इसलिए मैंने उसको लाल रंग से करा, याद रखना, ठीक है। लाल बलुई मिट्टी हो गई रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, ठीक है। नेक्स्ट है खादर मिट्टी। अब देखो खादर मिट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो खादर मिट्टी आएगी आपकी कोसी और महानंदा की घाटी और गंडक नदी की घाटी। अब देखो ये जो नदियाँ हैं ये आपको पता होगा कि ये हमारे ये जो नॉर्थ हमारा जो ये जो पहले बताइए गंगा की ये होगी, गंगा नदी हो गई, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो नदी है ये हमारी गंगा नदी हो गई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है गंगा नदी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सी कोसी नदी है, महानंदा नदी है। तो देखो यहाँ से जो कोने से आएगी वो आएगी महानंदा नदी, महानंदा रिवर आएगी, ठीक है। उसके पास से कौन सी आती है, कोसी नदी, जिसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। और इधर की तरफ से आने वाली नदी है गंडक नदी, ठीक है। कौन सी है, गंडक, ये कोसी और ये है महानंदा, और ये है हमारी मेन गंगा रिवर, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो विस्तार क्षेत्र की बात करी गई है कि यहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है, कौन सी कहाँ कहाँ पर, तो कोसी का जो विस्तार क्षेत्र है, महानंदा की घाटी, ठीक है, महानंदा की घाटी, कोसी की घाटी और गंगा की घाटी और गंडक की घाटी। तो यहाँ पर कौन सी आएगी, खादर मिट्टी आएगी। ये हमें नहीं भूलना है कि यहाँ पर खादर मिट्टी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं धान, ठीक है, धान है, गेहूँ है और है जूट, ठीक है। अब इसको और एक और है वो है गन्ना, ठीक है, गन्ना है। अब देखो इसे पुरानी कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, पुरानी कछारी मिट्टी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये कि पुरानी कछारी मिट्टी कहते हैं, ठीक है, ये प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको विस्तार क्षेत्र बताया है कि महानंदा की घाटी, कोसी की घाटी,
ठीक है, गंडक की घाटी और गंगा की घाटी, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसको ये मत सोचना कि ये ऐसे ही बोला है, ये सारे की सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब देखो लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाएगी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। तो वो कुछ इस तरह का एरिया आएगा, छोटा नागपुर पठार इस तरफ पड़ेगा, ठीक है। यह जनरल मोटा मोटा व्यू हमें देखना है, तो ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब आता है कि बिहार में देखो, ये हमने यहाँ पर देख लिया है, लाल बलुई मिट्टी पढ़ ली, खादर मिट्टी पढ़ ली, ठीक है। यह पुरानी कछारी मिट्टी ये भी पढ़ ली। और देख लेते हैं, हाँ लैटराइट मिट्टी ये हमने देख ली कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, ये याद रखना है कि इसका उत्तरी भाग है, ठीक है। अब है बिहार के कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकते प्रतीत होती है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि चमकती प्रतीत होती है, कहाँ की मिट्टी है, तो वो है नवादा ज़िले में है, ठीक है। अब अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस ज़िले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई ऐसी भी कोई मिट्टी है देखो जो चमक रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अब आता है भाबर का मैदान का क्षेत्र। अब भाबर का मैदान का क्षेत्र कौन सा है, तो ये आएगा चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में। और वो भाबर मैंने आपको समझाया था अभी ऊपर की तरफ, है ना, जब डायग्राम स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बताया था कि हाँ भाबर वाला एरिया कौन सा आएगा, जो ऊपर की तरफ होगा, उत्तर में होगा, तो वहीं पर चंपारण है, ठीक है ना। तो चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में ये एरिया आएगा, ठीक है। चलो अब देखो बिहार का अधिकांश भाग, बिहार का जो अधिकांश यानी कि जो मैक्सिमम क्षेत्र है, एरिया है, वो आच्छादित है कछारी मिट्टी से, यानी कि वहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि कछारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है, ये आप लोगों के लिए है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा भी तोड़ मोड़ के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं। तो आप यहाँ से कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में है ना, बलुई मिट्टी, दलदली मिट्टी, खादर, भांगर, लाल मिट्टी, लैटराइट, काली लाल, है ना, जो भी है उसको एक यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको मिट्टियाँ समझाने में सफल रही होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिए लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, फिर हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।